तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर साइंस क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमें आप बता दो। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आपके कन्हैया सर करवा चुके हैं, लेकिन उस पहले पार्ट में आपने इतने सारे कॉमेंट किए कि और ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू कीजिए सर। तो आप ही के लिए कन्हैया सर लेके आए हैं उस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें आपको बताए जाएंगे ऐसे साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम से यानी 2023 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सारे क्वेश्चनों को कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और अब बात करेंगे आपसे कन्हैया सर। तो गाइस मैं हूं कन्हैया पवार। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 45 प्लस क्वेश्चन क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान के, जो आपको एग्जाम में टॉप कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। उसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी लोहे का हमारे पास अगर सामान है तो उसके ऊपर हम कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो बाइक आती है मोटर बाइक्स, उसके ऊपर भी कलर करा हुआ आता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो उसका एक ही रीजन है कि जब भी आप किसी मेटल यानी कि धातु की सतह पर पेंट यानी कि कलर कर देते हो ना, तो वो जंग रोधी हो जाती है, यानी कि वो जंग को अपने ऊपर नहीं लगने देती है। क्योंकि मेटल की सरफेस और हवा के बीच में एक नई लेयर आ जाती है जिसको हम कलर बोलते हैं। तो इसीलिए जो है लोहे की वस्तुओं में हम पेंट करते हैं। इसका सही आंसर आप बुक में से याद कर लीजिए। बस मेरा काम था आपको इसके बारे में जानकारी देना, और ये आपका पहला आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मेटल से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टाइटेनियम वो धातु है जिससे हवाई जहाज बनाए जाते हैं, जेट बनाए जाते हैं और पानी में चलने वाले जहाज बनाए जाते हैं। तो ये वो वाली धातु है। और इसी धातु से क्यों बनाए जाते हैं? इस धातु की विशेषता है कि ये काफी मजबूत होती है, इस पर आसानी से जंग नहीं लगती है, और यही रीजन है। और इसीलिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं, क्योंकि इस धातु से युद्ध के भी काफी सामान बनाए जाते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में जैसे कि बाहुबली में देखा होगा कि किस तरीके से युद्ध करने वाले अपने हाथ में ढाल और तलवार लेके घूमते हैं। तो उनमें भी लगभग इन्हीं धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। CO2 तथा CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसकी संरचनाएं बन जाती है। मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं। जैसे कि CH4 की संरचना बनानी है तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया जाए और चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए, तो लगभग इस तरीके से संरचना बनती है। तो लगभग इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉन संरचना बनती है। और अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो खासकर इसी क्वेश्चन की हमने वीडियो बना दी है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। आप जानते हैं कि स्वपोषी पोषण वह होता है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी पोषण वो होता है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो जिस पोषण में पौधे या फिर जीव अपना स्वयं का भोजन बना ले वह स्वपोषी पोषण, और जिस पोषण में अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं विषमपोषी पोषण। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके लिए बहुत आईएमपी। आपको आईएमपी क्वेश्चन बताने के साथ साथ उसकी हिंट भी देते जा रहा हूं, जिससे आपको आंसर तुरंत याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से है क्वेश्चन नंबर 5। गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र को आप क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो भी कोशिका होती है उस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक के अंदर डीएनए को संभालने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के आसपास का जितना भी क्षेत्र जहां पर चुंबकीय गुण को महसूस किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहां मैंने आपको पूरी परिभाषा ही बता दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? हो सकता है दोनों चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे की दोस्त हो तो एक दूसरे को काटना नहीं चाहती है। मजाक कर रहा हूं। रीजन ये है कि जब
चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है तो जिस प्रतिच्छेद का जो बिंदु बनता है वहां से दो दिशाएं निर्धारित हो जाती है और चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी दो अलग अलग दिशाएं नहीं बनती है। इस कारण चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरित धारा क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। प्रेरित का मतलब मोटिवेशन से आने वाली धारा, एक को देखकर दूसरी धारा बनना, यानी कि जब किसी चुंबक और किसी कुंडली यानी कि कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाए, यानी कि आपस में गति कराई जाए तो उसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं प्रेरित धारा। और एक क्यों बनती है, उसका एक ही रीजन है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। गाइस, टाइम बर्बाद न करते हुए आपके अगले आईएमपी क्वेश्चंस में बताता हूं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो बनता है उसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वो वाला प्रभाव है जिसमें कुछ खास किस्म की गैसें हैं जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं आपके लिए लिख के बताया था। कुछ इस प्रकार की गैसें जो है वायुमंडल में इकट्ठी होती जा रही है और ये गैसें जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करती है, यानी कि तापमान को बाहर नहीं निकलने देती। तो उससे जो प्रभाव बनता है उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बेटर आंसर के लिए आप बुक में से जाकर पढ़ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन ये था इस वाले पार्ट का। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन हार्मोन के कार्य लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ये हार्मोन कहां के हैं। ये मानव शरीर के, ह्यूमन के नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये पादप यानी कि पौधों के हार्मोन्स होते हैं। तो पौधों में जो हार्मोन होते हैं उसका एक का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिब्रेलिन। तो इनके क्या कार्य है, एग्जाम्पल के लिए पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, फल के टूटने की व्यवस्था करना या बीज के बढ़ने की विधि, ये सारी की सारी इन हार्मोन्स का कार्य होता है। तो आप इसको जाके जरूर याद कीजिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक वर्क यानी कि एक कार्य ऑक्सिन हार्मोन का लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, उनके सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। हाइड्रोकार्बन में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आया है जो आपके लिए आईएमपी है। 4 हाइड्रोकार्बन की हमको सीरीज बना के बताना है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे कि एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4, इसका नाम हो गया मीथेन। तो सूत्र लिख दिया, नाम लिख दिया। अब इसका संरचना सूत्र बनाना है तो कार्बन लिख के इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन की संरचना आप बना दीजिए। तो ये यहां पे आपका एक हाइड्रोकार्बन रेडी हो गया जिसका सूत्र भी है, नाम भी है और संरचना भी है। इस तरीके से लाइन से आपको 4 संरचनाएं बनानी है। और ये जो 4 सदस्य हैं इनके मैं आपको नाम भी बता देता हूं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5वां भी आप ऑफर में ले लीजिए, पेंटेन। तो इनके बारे में आपको स्टडी करना होगी। अब इसी बात पर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ग्लाइकोलिसिस क्या है, समझाइए। ग्लाइकोलिसिस वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुविक अम्ल बनता है। अब बाकी की प्रोसेस को आपको डिटेल में समझने के लिए बुक में से याद करना होगा। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन कहता है अघातवर्धीय तथा तन्यता किसे कहते हैं। बहुत ही खास और सरल सा क्वेश्चन है। जब आप किसी मेटल को और धातु को जब आप पीटते हो पत्थर से या हथौड़े से तो वो फैल जाती है, यानी कि फैल जाना ही कहलाता है अघातवर्ध्यता। और उसके बाद करते हैं तन्यता। जब आप किसी धातु को पावरफुल मशीनों से या किसी भी तरीके से खींचते हैं तो वो पतले तार की तरह खींच जाती है, यानी कि तार के रूप में खिंचाना। तो इस गुण को कहते हैं तन्यता। जैसे रबड़ को खींचने पर किस तरीके से खींच जाती है, वैसी मेटल को भी पावरफुल तरीके से अगर खींचा जाए तो वो एक तार की तरह खींच जाती है, आसानी से नहीं टूटती है। और इसी गुण को तो हम तन्यता के नाम से जानते हैं। फॉर रिमाइंडर, अघातवर्धीय मतलब फैल जाना और तन्यता का मतलब धातुओं का खिंचा जाना। तो ये आपके लिए एक बहुत खास ही हिंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम एक मेटल है और ऐसी मेटल जो अति क्रियाशील धातु है। तो याद रख लीजिए, सोडियम अति क्रियाशील धातु है। और ये जो आगे लिखा हुआ है केरोसिन, केरोसिन को आप घासलेट या मिट्टी के तेल के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम धातु बहुत ही क्रियाशील धातु है और वो हवा और पानी के संपर्क में आते से ही आग पकड़ लेती है। तो हम इसको स्टोर कैसे कर पाएंगे,
उसको स्टोर करने के लिए ही केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन से क्रिया नहीं करती है। इसी के साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सोडियम का चिन्ह किस तरीके से लिखा जाता है, आप कमेंट में लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परिवहन कैसे होता है? तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इसका परिवहन पूरे हमारे शरीर में किस तरीके से होता है वो आपको याद करना होगा। इसका एक ही कार्य है, और ये दोनों काम करता है हमारे शरीर का रक्त, यानी कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जीन के कार्य लिखिए। हुकुम मेरे आका, बोलिए क्या चाहिए आपको? जीन, ये 3 विश पूरी करने वाला जीन नहीं है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। जीन वो चीज है जो गुणसूत्र के अंदर प्रोटीन के कण के रूप में पाए जाने वाली संरचना है, जिसके कारण शरीर में क्या लक्षण बनने वाले हैं वो तय होता है। मतलब आपकी स्किन का कलर क्या रहने वाला है वो भी तय हो जाता है, आपके बालों का, आपकी आंखों का कलर क्या होने वाला है, आपकी शरीर की किस किस तरीके की बनावट होने वाली है, वो सब चीजें तय करती है जीन। क्योंकि जीन किस में उपस्थित होता है? डीएनए में, और डीएनए किस में उपस्थित होता है? क्रोमोसोम में। तो बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 पे खतरा। लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है, यहां पर आपको 17वां क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देकर जाने वाला है, जिसका नाम है विद्युत धारा किसे कहते हैं? ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो दोस्तों आपने ऐसा ही मात्रक तो बहुत याद कर लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही मात्रक का मतलब क्या? ऐसे ही मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि दुनिया में कहीं पर भी इनके मात्रक इसी तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। क्वेश्चन ये था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब होता है समय। समय के साथ अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक के अंदर से तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं, और अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो गाइस देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। अब इसी बात पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है जब प्रतिरोधों का आप समांतर क्रम पढ़ते हैं कि एक प्रतिरोध के नीचे दूसरा प्रतिरोध लगा दिया जाए, इसके नीचे तीसरा भी लगा दी जाए, और इन तीनों को एक ही पॉइंट से जोड़ दिया जाए, तो समांतर का क्रम तैयार होता है कि देखो ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन तीनों एक दूसरे के समांतर है। इसी तरीके से घर के उपकरण भी समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं। क्या कारण है? इसका पहला कारण तो ये है कि बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है, और दूसरा कि एक जगह पर गड़बड़ी होने पर बाकी के दोनों उपकरण खराब ना हो जाए, तो इस तरीके से भी जो है समांतर क्रम में विद्युत के जो परिपथ है या फिर उपकरण है उनको जोड़ा जाता है। इसका बेस्ट आंसर जो है बुक के हिसाब से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके चैप्टर पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो खाद्य श्रृंखला वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि घास को खाता है खरगोश, और खरगोश को खा लेता है अगर शेर, तो यहां पर आपको एक चेन बनती सी दिख रही है, घास के बाद खरगोश, खरगोश के बाद शेर। तो ऐसी ही श्रृंखला को जिसमें भोजन का स्थानांतरण बताया जाता है उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य जाल का मतलब घास को खा जाए अगर खरगोश, और खरगोश को खा जाए शेर, और इसके अलावा घास को खा जाए हिरण, और हिरण को खा जाए चीता, और हिरण को खा जाए कोई भेड़िया या कुत्ता, और उस कुत्ते को खा जाए अगर शेर। इस तरीके से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं अगर आपस में जुड़ जाती है कहीं से भी तो उसे हम कह देते हैं खाद्य जाल। इसका डिटेल आंसर आपको अच्छे से याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो जिससे अभिक्रिया बनना चालू होती है उसे हम अभिकारक कह देते हैं, और अभिक्रिया के पूरा हो जाने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कह देते हैं। तो अगर आपके अभिकारक दो हो, जैसे कि कार्बन में जोड़ दिया अपन ने ऑक्सीजन, तो दो अभिकारक आपको दिख रहे हैं, एक से ज्यादा, और इन अभिकारकों के मिलने पर केवल एक ही उत्पाद बने, दो उत्पाद ना बने, तो उसे हम कह देते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो अभिकारकों के जुड़ने पर
सिंगल उत्पाद, यानी कि अगर कोई एकल उत्पाद बनता है सिंगल, तो उसे हम कह देते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहां पर आपकी परिभाषा और उदाहरण दोनों आ गए हैं एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको जो हिंट दे रहा हूं वो हिंट आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्या आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है? और अगर आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 पर। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसको आप एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि जब भी हम कुछ जैविक ईंधन को जलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, तो ये पूरी तरीके से कभी भी नहीं जलते हैं। इनके अंदर से जलने के बाद कुछ जहरीली गैसें निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैसें जो है वायुमंडल में जाकर रुक जाती है और जो वर्षा जल का पानी बरसता है उस पानी से क्रिया करके कुछ विशिष्ट प्रकार के अम्ल बना लेती है और ये अम्ल भी वर्षा के जल के साथ नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा यही होती है। तो मैं आपसे बता दूं, हमारी मम्मी हमको अक्सर कहती है कि अगर पीठ पर कुछ रैशेस वगैरह हो जाए तो आप पहली बारिश में नहा लीजिए तो सही हो जाएगा। तो मुझे आप सोचकर बताइए कि क्या पहली बारिश में नहाना सही रहेगा, क्योंकि इसमें तो अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपको चित्र जो है देखकर और प्रैक्टिस करके ही आने वाला है। तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को कि नेत्र को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो आप आई बटन में जाकर इस वीडियो से बहुत ही आसानी से एक बार में चित्र सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए और उदास होकर बैठ जाता है तो उसको उदासीनीकरण कहते हैं। नहीं, एक्चुअल में उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके चैप्टर अम्ल और क्षार से आया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप अम्ल की क्रिया क्षार से करवा देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब भी इनकी आप क्रिया करवाओगे तो ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और साथ में बन जाता है जल और लवण। यानी कि जब भी एसिड की रिएक्शन आप बेस से करवाओगे तो बनता है वाटर और सॉल्ट, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि आखिरी में इसमें ना ही अम्ल बचता है और ना ही क्षार, सब कुछ उदासीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन हम नया लेके आए, हमारी मर्जी, साफ करें या ना करें ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाते हैं तो जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर धूल कण चिपक जाते हैं और वो धूल कण के कारण मैग्नीशियम रिबन अच्छे से जल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो बात जब चल रही है मैग्नीशियम रिबन की, तो आप कमेंट करके बताइए कि मैग्नीशियम का चिन्ह कैसा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का चिन्ह हम लिख देते हैं H, तो मैग्नीशियम का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या उसका साइन क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है 25। नहीं, वो वाला 25 नहीं बाबा। देखते हैं विद्युत के तार धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो धातुओं के नहीं तो क्या प्लास्टिक के बनाएंगे? एक्चुअल में होता यह है कि विद्युत के तार धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमको पता है धातु जो है विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक है। धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातुएं जो है विद्युत की अच्छी जो है सुचालक होती है और इसीलिए विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय लिखिए। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि लोहे से जंग लड़ने जाने से बचाने के उपाय लिखिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्वेश्चन यही है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय लिखिए। पता ही है क्योंकि लोहे को अगर आप खुला छोड़ दे तो उसमें जंग लगना चालू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक दो उपाय ऐसे ही बता देता हूं। जैसे कि लोहे की वस्तुओं में हम पेंट करके, कलर करके जंग से बचा सकते हैं, या फिर लोहे की सरफेस पे आप ग्रीस या तेल लगा दें, या एक और तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोहे की सतह पर जस्ते की परत को चढ़ा देना। तो इस तरीके से जो है लोहे में जंग लगने से बचाने के उपाय आप लिख सकते हैं। आप इससे रिलेटेड 3 से 4 पॉइंट तो बनाकर रख ही लीजिए जिनको आपको एग्जाम में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अपमार्जक व साबुन में अंतर लिखिए। अपमार्जक वो जिससे हमारे कपड़े धोए जाते हैं, लेकिन साबुन वो है जिससे हम खुद ही धोए जाते हैं।
तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा, लेकिन ये आंसर जो है आपको मेन एग्जाम में लिखकर नहीं आना है। इससे रिलेटेड आपके आंसर कुछ इस तरीके से होंगे कि जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल के साथ भी झाग दे देता है, साबुन जो होता है कठोर जल के साथ इतने ज्यादा झाग नहीं दे पाता है, और ये जो अपमार्जक होता है वो पेट्रोलियम वगैरह का उत्पाद है, और जो साबुन है वो सोडियम पोटेशियम के स्टीरेट वाला केमिकल उत्पाद है। तो इनको बनाने का तरीका भी अलग अलग है। आप इसका बेस्ट आंसर बुक में से जाकर याद कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी होने वाला है। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 28 की, तो वो कहता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम होंगे। तो कितने लोग हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। ये आपको आज पता चला है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर करते रहना, और अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी तो सबसे पहली तो चीज ये होगी कि हमको एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त आल्पता रोग जिसे कहते हैं, रक्त की कमी से होने वाला रोग। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ गई तो व्यक्ति जो है मूर्छित हो सकता है, यानी कि बेहोश भी हो सकता है, और यहां तक कि अगर ज्यादा कमी आ जाए तो मृत्यु तक भी संभावित होती है। तो इतनी चीजें हो सकती है। आप और भी बेस्ट आंसर याद कीजिए कि रक्त में या फिर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं या फिर होंगे। इसके साथ आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि रक्त का जो कलर लाल रंग का होता है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, क्या वो आरबीसी है या फिर वो डब्ल्यूबीसी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। आप जो भी समझते हो उससे मतलब नहीं है, आप इसे ये याद कीजिएगा कि मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत तगड़ी सी लाइनें तो बोल दी है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपने किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम किया मतलब उसका 1 के बटे में लिख दिया, और उसके साथ उसको लिख दिया कि ये होना चाहिए मीटर में। तो अब आपका जो है उत्तर तैयार हो गया है। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस वही लेंस जो हम चश्मे में लगाते हैं, और वही लेंस जो हमारी आंखों में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है, तो उसकी क्षमता को हमको बताना है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध को हमने ओम के नियम में पढ़ लिया था कि क्या होता है प्रतिरोध। आप एक बार जाकर आई बटन में जाइए और ओम का नियम जरूर सीखिए, ताकि आपको प्रतिरोध के बारे में जानकारी मिल जाए। उसके बाद आती है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो अगर आप प्रतिरोध सीखेंगे तो ही आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने में मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। किसी चुंबक से जितनी भी निकलने वाली रेखाएं होती है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। अगर ये चुंबक है, इसके 2 ध्रुव है, एस ध्रुव और एन ध्रुव, तो इनसे निकलने वाली जो रेखाएं होती है वो इस तरीके से निकलती है। आपने इस तरीके से बुक में डायग्राम देखा होगा कि चुंबक के आसपास से किस तरीके से रेखाएं निकलती है। तो इनके क्या गुण होते हैं। एक गुण मैं आपको अभी हिंट के लिए बता देता हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, वो एक बंद वक्र वाला परिपथ बनाती है। बंद यानी कि पूरी तरीके से क्लोज है और गोल भी है, तो बंद वक्र वाला परिपथ बनाती है। बाकी 3 से 4 पॉइंट और भी है, और इतने ही इजी है, तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। ये आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। विस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई पावरफुल एलिमेंट आकर किसी कमजोर एलिमेंट को हटा दे और उसकी जगह पर खुद बैठ जाए। जैसे कि जिंक एक पावरफुल तत्व होता है, और उसकी क्रिया अगर आप कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 से करवा दें, तो यहां पर जिंक के मुकाबले कॉपर थोड़ा सा कमजोर एलिमेंट है, तो जिंक कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह पर बैठ जाता है। तो अगर कॉपर हट जाए और यहां पर जिंक लग जाए तो फॉर्मूला बनेगा आपका ZnSO4। आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं कि जहां कॉपर हुआ करता था वहां पर दिख रहा है जिंक, और कॉपर जो होता है अलग होकर बेचारा रोता रहता है। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि प्रभावी तत्व के द्वारा अप्रभावी तत्व को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेना विस्थापन अभिक्रिया होता है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी के साथ अगर बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, यानी कि 2 अभिकारक साथ में रख दी जाए और वो आपस में ही अपने आयनों को अदल बदल कर ले।
तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल आंसर आपको मैं सुना रहा हूं कि अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका प्रश्न क्रमांक 33 यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 है, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। श्वसन का मतलब हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो वाली प्रक्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों में होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं का भोजन बना पाते हैं। तो यहां पर अगर हम एक मैटर के हिसाब से देखें तो जीव जंतुओं की प्रक्रिया और पौधों की प्रक्रिया में एक अंतर लिखना है, जो आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। इसको आप जरूर याद करें और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। मैं इसका आंसर आपकी कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि प्रश्न क्रमांक 34 कहता है कि जनन क्यों आवश्यक है। यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रजनन का महत्व लिखिए। प्रजनन का महत्व यानी कि एक ही क्वेश्चन दो रूप में आ सकता है, जनन क्यों आवश्यक है या प्रजनन का महत्व लिखिए। दोनों में एक ही आंसर लिखना है और आंसर इस तरीके से होगा कि प्रजनन के द्वारा जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, प्रजनन के द्वारा जीवों की जातियां जो है सुरक्षित रहती है। क्योंकि क्या होगा कि अगर एक जीव का जन्म होना बंद हो जाए तो उसकी आगे की पीढ़ियां नहीं बन पाएगी और धीरे धीरे जो पुरानी पीढ़ियां बची वो भी तो खत्म हो जाएगी। तो नई पीढ़ी लगातार बची रहे उसके लिए भी प्रजनन आवश्यक है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए प्रजनन आवश्यक है। तो इस तरीके से कम 4 से 5 पॉइंट आपको भी याद करना होगा और उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रजनन क्यों आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर वही अनुवांशिकी वाले जो साइंटिस्ट आ गए हैं जिनका नाम है मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए सबसे ज्यादा जिस पौधे का प्रयोग किया था उस पौधे का नाम था मटर का पौधा, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में पी यानी कि बटले के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ही प्रयोग क्यों किया, तो इसके कुछ रीजन है कि मेंडल का जो पौधा है सभी जगह आसानी से उगाया जा सकता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, यानी कि 1 वर्ष में इसकी अपन को खेती मिल जाती है। लाइफ साइकिल छोटी का मतलब 1 वर्ष के अंदर ही जो है इसकी खेती अपन आसानी से उगा सकते हैं। और भी रीजन है कि इसकी जो है कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि पीले फूल वाला, लाल फूल वाला या सफेद फूल वाला। यानी कि आपको एक ही पौधे में अलग अलग वैरायटी मिल सकती है जिसका आप आसानी से अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कुछ इन्हीं रीजंस के कारण जो है मेंडल ने अपने प्रयोग में खासकर मटर के पौधे का उपयोग किया है। बाकी के खास पॉइंट्स अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको याद तो करना ही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का तथा क्यों प्रयोग करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं एक में ही कि आपने जो भी बाइक चलाते हैं, बाइक के आइट साइड 2 आपको कांच निकले हुए दिखते हैं, या अगर आप कार भी चलाते हैं या आपने देखा भी है तो कार के दोनों साइड कांच जैसी संरचना निकली हुई होती है जिसमें कांच लगा होता है। तो वो कांच क्यों लगे होते हैं। पहली बात तो ये कि वो कांच किस प्रकार के दर्पण होते हैं और लगे होते हैं तो क्यों। सर चेहरा देखने के लिए लगे होते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका चेहरा देखने का तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन उसका रीजन ये होता है कि पीछे का रोड आपको पूरी तरीके से दिख पाए, जिसमें पीछे के वाहन किस तरीके से आ रहे हैं उसका आपको अनुमान हो जाए। तो अगर साइंटिफिक देखें तो उसके लिए उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि वो पीछे का बड़ा दृश्य दिखा देता है जिससे हमको पूरी रोड दिख जाए। और दूसरी बात, इससे बनने वाली जो प्रतिबिंब होते हैं वो प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक होते हैं। और इसी शब्द को आप आभासी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं आभासी होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। तो कुछ यही कारण है जिसके कारण वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और उससे इतनी सारी चीजें हमको पता चल सके, यही इसका रीजन है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चंस और उनके हिंट, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रयोग हमने देख लिया, आप मुझे कमेंट में अवतल लेंस का एक प्रयोग लिख के बताइए और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस एक प्रयोग को लिख पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37वां प्रश्न है आपके सामने और यह क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 5 अवयव के प्रतीक बनाइए। विद्युत परिपथ का मतलब जो भी करंट का हम सर्किट बनाते हैं, वायर वगैरह फैलाते हैं, तो उसमें 5 अवयव के आपको चिन्ह बना के बताना है। और इसके ऊपर हमने वीडियो बना ली है कि विद्युत के अवयव प्रतीक चिन्ह आप कैसे बनाएं। मैं आपको हिंट के लिए 2-4 बता देता हूं। जैसे प्रतिरोध का अगर आपको प्रतीक बनाना है तो केवल इतना बता दीजिए और इससे क्लियर हो जाता है कि ये हमने प्रतिरोध बना रखा है। इसके अलावा अगर आपको वोल्ट मीटर का चिन्ह बनाना है तो आप इस तरीके से गोला बना के उसमें V बना दीजिए, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिख दीजिए और ये वोल्ट मीटर का चिन्ह बन गया। यानी कि नाम न लिखते हुए केवल हमने आसानी से उसका छोटा सा चित्र बना दिया है और उसका नाम ही दे दिया है चिन्ह। तो ऐसे 4 से 5 खास अवयव आपको याद कर लेना है और उसके लिए आपको बुक भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप चैनल में जाइए और नहीं तो आपको आई बटन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि खास अवयव के चिन्ह प्रतीक आप देखकर एक ही बार में सीख पाए। तो आप जरूर उस वीडियो को जाकर देखिए ही देखिए, जिससे आपको ये रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपको कहता है डीसी जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। तो जितने भी जनरेटर होते हैं वो डायरेक्ट करंट वाले होते हैं, तो उसका आपको चित्र बना के बताना है। मैं यहां पर चित्र तो नहीं बना पाऊंगा, आपको हिंट दे देता हूं। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा होगा कि 2 चुंबक है, चुंबक के बीच में एक कुंडली है जिसमें मोटर घूमने का आपको जो है थोड़ा सा बताया होगा टीचर ने, और नहीं भी बताया तो आप जाकर उसे याद कर सकते हैं। चित्र बनाना इतना टफ नहीं होगा, इजी सा उसका चित्र है। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39 पे 39, जिसमें लिखा है पारिस्थितिकी क्या है, इसके घटक लिखिए। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीवों के द्वारा उनके पोषण का अध्ययन करते हैं कि जीव किस प्रकार अपने पोषण को प्राप्त करते हैं और उन जीवों से दूसरे जीव किस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, घास भी पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। उससे भोजन प्राप्त कर लेता है खरगोश और खरगोश से भोजन प्राप्त कर लेता है शेर। तो इस तरीके से भोजन के द्वारा सभी को पोषण मिल रहा है। तो पोषण मिलने की इस कतार को, इस लाइन को समाहित करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। तो इसके घटक आपको लिखना पड़ेगा। इसके घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, 3 चीजें मैं आपको लिख के बता देता हूं। पहला इसका घटक रहेगा उत्पादक, और उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं। इनसे भोजन प्राप्त करने वाले को हम कर देंगे उपभोक्ता, यानी कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन को वो हो जाएंगे उपभोक्ता। और उपभोक्ता को एंड में जब उपभोक्ता मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी को खाने के लिए जो सूक्ष्म जीवाणु आते हैं उनको कह देते हैं अपघटक। तो मैंने आपको इस तरीके से पारिस्थितिकी के घटक यहीं पर लिख के बता दिए हैं। आप जाकर इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40 पे। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। ऐसी कोई अभिक्रिया हो जाए जिसके पूरे होने के बाद हमको ऐसा पदार्थ मिले जो जल में घुल ना पाए, किसी भी चीज में घुल ना पाए, अविलेय रूप में रहे, तो उसे हम अवक्षेप कह देते हैं और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चैप्टर 1 में जाकर आप आसानी से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और इजीली आपको ये याद हो जाएगा। क्या इन क्वेश्चन के हिंट सुनने के बाद आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पुराना याद आ रहा है? क्या आपको ये हिंट्स अच्छे लग रहे हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे आपका भी कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होने वाला है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम इस वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं और आपके खास क्वेश्चन की बिल्कुल हाथी निकल गया और पूछ बची है। कुछ 2-4 क्वेश्चन ही बताना बाकी रह गए हैं। उनमें से प्रश्न क्रमांक 41वां आपके लिए है। यह है स्क्रीन के सामने। उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। उत्पादक पारिस्थितिकी का भाग होता है। हम उत्पादक कहते हैं हरे पौधों को, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना लेते हैं और यही भोजन जो है सभी जीवों के काम आता है। इसलिए हम उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधों को कह देते हैं और इसका उदाहरण में आपको लिखना है सभी हरे पेड़ पौधे। तो यहां पर मैंने प्रश्न के साथ साथ ही आपको पूरा का पूरा आंसर डिस्कस कर दिया है। आप मेरा सुना हुआ आंसर भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित
हार्मोन्स के कार्य लिखिए। इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको आईएमपी सही जोड़ी बताई थी, जो 2023 के मायने से बहुत खास जोड़ी थी, उसमें से ही एक प्रश्न था मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि हमारे सर में स्थित होती है, सेला टर्सिका नाम की एक गुहा में, और ये ग्रंथि जो होती है हमारे बॉडी के बहुत सारे काम को कंट्रोल करती है। तो उससे निकलने वाले हमको हार्मोन्स के कार्य बताना है। तो एक हार्मोन मैं आपको बता देता हूं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी जो है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो इसका कार्य आपको याद करना होगा और एक दो कार्य और आपको याद करना होगा। तो क्वेश्चन खास है और थोड़ा सा आपके लिए हेजिटेशन वाला या फिर परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन आप इसको याद जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निवारण लिखिए। दूर की तरह मैंने भी आपको दूर से बोलकर बता दिया है। दूर दृष्टि दोष वो होगा जिसमें आपको दूर का साफ साफ दिखे, दूर का साफ साफ दिखे। और इसका उल्टा क्या होता है? पास। पास की वस्तुएं आपको साफ साफ और स्पष्ट ना दिखे तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और इसका निवारण मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने पढ़ा तो होगा ही। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि दूर दृष्टि दोष का अगर निवारण करना है तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे या किस लेंस का प्रयोग करेंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स ने पहले से ही दूर दृष्टि दोष पढ़ रखा है, क्योंकि वही तो निवारण बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। आप इस प्रश्न को जरूर याद करके जाइए, जो आपके लिए बहुत खास साबित होने वाला है और हो सकता है इस बार के एग्जाम में पक्का छपकर ही आ जाए। तो गाइस, इतने सारे आईएमपी क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं और इनमें से आपके लिए बोनस ये रहेगा कि जिन जिन क्वेश्चन को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आपके एक्सप्लेन फॉर यू चैनल में, उन आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस आंसर को देख सकते हैं, जिससे आपको इजीली याद हो पाए। अब चलते हैं आपके आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 ये कहता है धातु व अधातु में अंतर लिखिए। तो धातुएं वो जो विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं वो जो विद्युत की कुचालक होती है। इसके अलावा इससे पहले हमने इसी वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा है आघात वर्ध्यता और तन्यता। धातुओं में आघात वर्ध्यता भी पाई जाती है, तन्यता भी पाई जाती है, और धातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो दो अंतर तो मैंने ही आपको बता दिए हैं। और आपके ही फेवरेट एक्सप्लेन फॉर यू के हेमंत पाटिल सर ने इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। तो एक्सप्लेन फॉर यू के आपके दूसरे सर यानी कि कन्हैया पवार सर ने इस वीडियो को आपके लिए रेडी कर रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में इस आंसर को भी जाकर सीख सकते हैं कि क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या होती है अपचयन अभिक्रिया। अब आपने सोचा होगा कि बहुत सारे प्रश्न के लिए मैं आपको बार बार आई बटन या डिस्क्रिप्शन में पहुंचा रहा हूं, तो मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं। मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दी है जिसमें आपके सारे आईएमपी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन उदाहरण सहित दे रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को ओके कीजिए और आपको सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार मिल जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप बताइए। और इतने खास वीडियो को, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धमाकेदार चल रही है, आपकी एग्जाम बिल्कुल ही नजदीक है, तो इन सारे आईएमपी क्वेश्चन को आप अपने सारे अच्छे अच्छे दोस्त या सभी दोस्तों तक प्लीज जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी तैयारी तो हो गई है लेकिन कई लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है, तो आपकी वजह से उनका भी फायदा हो जाएगा। तो जरूर लाइक कीजिए, धमाकेदार तरीके से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।